Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter People Who Made a Difference. And I'm taking this chapter from a book New Getting Ahead in Social Studies, Book 4. Let's start. ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है सिखिज्म से, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव। ये जो रिलीजन है, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है गुरु नानक देव। ही लिव्ड इन पंजाब अबाउट 500 ईयर्स अगो। ये आज से 500 साल पहले पंजाब में रहते थे। He believed that there is only one God and people had given him different forms and names. उनका ये मानना था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है। वो तो हम इंसान हैं जिन्होंने उस भगवान को अलग अलग फॉर्म दे दिया है, ठीक है, और उनको अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। कोई उन्हें अल्लाह बुला रहा है, तो कोई उन्हें भगवान बुला रहा है, तो कोई उन्हें क्राइस्ट बुला रहा है, ठीक है। तो गुरु नानक देव जो थे, उनका ये कहना था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और हम इंसान उनको अलग अलग फॉर्म और नाम से बुला रहे हैं। द होली बुक ऑफ सिख इज़ द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। जिस तरह होली बुक ऑफ हिंदुज़म था आपका द रामायण, द महाभारत, मुस्लिम का था द कुरान, उसी तरह ही जो सिख के जो होली बुक होते हैं उनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर मतलब जो हमारे सोशल को फिर से रिफॉर्म कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, ठीक है। उससे हम लोग उन लोगों को हम लोग कहते हैं सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम एविल प्रैक्टिस टेक रूट इन सोसाइटी, ठीक है। जिस तरह समय बढ़ता चला गया उस तरह ही हमारे सोसाइटी में जो इविल प्रैक्टिस है वो भी क्या हुआ, बढ़ता चला गया। जैसे जैसे समय बीत रहा है इविल प्रैक्टिस भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। इविल प्रैक्टिस, ठीक है। इविल प्रैक्टिस कहने का क्या मतलब है? इविल प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि बुराइयाँ, हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं वो भी क्या हो रही है, समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब कोई इंसान कहीं बाहर जाता था अपने घर से, जैसे मान लीजिए काम पे चला गया या खेतों में काम करने चला गया या फिर नदी किनारे पानी भरने चला गया, तो वो अपना जो गेट होता था, घर का जो दरवाज़ा होता था, वो खुला ही छोड़ के जाता था, क्योंकि उस ज़माने में इतनी चोरी नहीं हुआ करती थी, लोगों के मन में इतना लालच नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों के मन में लालच आ रही है, तो लोग चोरी कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसी को हम लोग कहते हैं इविल प्रैक्टिस, ठीक है। ये इविल प्रैक्टिस क्या है, समय के साथ साथ हमारी सोसाइटी में जन्म ले रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में इविल सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर कोई बुराइयां नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर भी हज़ार बुराइयां हैं, ठीक है। और उन बुराइयों में से एक बुराई क्या है, हमारा एक कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम हम सभी जानते हैं, इस कास्ट सिस्टम को क्या चल रहा है, कास्ट सिस्टम को लेकर इंडिया में, ठीक है। कि किस तरीके से जो मतलब हम किसी कास्ट को अपर लोअर तो या फिर ऐसा तो छोटा बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर हम इस तरह कह सकते हैं हम लोग कि किस तरह एक कास्ट दूसरे कास्ट को प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसे दबाया जा रहा है। तो दूसरा कास्ट किस तरह मतलब अपने छोटेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, मतलब इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं होता है, सही लॉजिक नहीं आता। बस कास्ट सिस्टम ये जान लीजिए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या है, एक बुराई की तरह है कि लोगों को आपस में कास्ट सिस्टम से लेके किसी को दबाया जा रहा है, तो आपस में कभी लोग को लड़ाया जाता है इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है। दूसरा हमारा आता है एंड प्रैक्टिस द डाउरी सिस्टम, ठीक है। दूसरी जो बुराइयां हमारे इंडिया में हैं वो है डाउरी सिस्टम। डाउरी, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है डाउरी, इसका मतलब होता है दहेज, ठीक है। जब एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं तो लड़की के घर वाले क्या होते हैं, कुछ सामान होता है, बर्तन, बेड, सोफ़ा, कार, ये सब क्या होता है, बाइक, ये सब क्या होता है, लड़के वाले को दिया जाता है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि ये आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है, ये पहले से चला आ रहा है, ये प्रथा बहुत पुरानी है। ठीक है, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब शादियां होती थी तो जो लड़की के घर वाले होते थे वो लड़के को तब भी दहेज देते थे, तब भी डाउरी देते थे। लेकिन उस वक्त क्या होता था, वो अपनी खुशी से देते थे, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था। ठीक है, कि नहीं आपको यही देना है तभी हम शादी करेंगे, ये नहीं देंगे तो शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त लोग अपनी खुशी खुशी अपनी बेटियों को वो गिफ्ट, एज अ गिफ्ट देते थे कि बेटी तुम्हारी शादी हो रही है, तुम चाह रही हो, ये तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट है, तुम इसको रखो अपने पास। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, ये जो डाउरी था ये एक कंपल्सरी में चेंज हो गया। मतलब कि अब ये हमारी सोसाइटी में है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो शादी करने के साथ साथ आपको दहेज की भी बात करना ज़रूरी है, दहेज देना भी ज़रूरी है। और कभी अगर मान लीजिए गलती से सामने वाले ने डिमांड कर दिया कि मुझे हवाई जहाज़ चाहिए, मुझे ताजमहल चाहिए, तो आपको वो हवाई जहाज़ और वो ताजमहल ला के उसे देना भी पड़ेगा, वरना शादी ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। कभी कभी तो डाउरी केस की वजह से मतलब कई औरतें, कई लड़कियों को उनको ससुराल में मारा पीटा भी जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। तो ये जो डाउरी सिस्टम था ये पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या मतलब पहले एज अ गिफ्ट होता था। जैसे कि जैसे हम लोग मान लो कहीं बाहर जा रहे हैं किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या होता था कि हमारे घर वाले कहते थे कि अच्छा बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए हॉस्टल में, चलो उसको नए कपड़े खरीद दो, उसको नए जूते खरीद दो, ऐसे होता था। लेकिन अब क्या है कि एक मिनट सॉरी, हाँ, अब क्या है कि अगर वही चीज़ें हम डिमांड में चेंज कर दें कि अपने, जैसे कि हमें बाहर कॉलेज में जाना है पढ़ने के लिए और हम अपने घर वालों से बोले कि मुझे नया जैकेट चाहिए, मुझे नए शूज़ चाहिए, तभी हम बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, वरना नहीं जाएंगे। तो वो क्या हो गया कि वो चीज़ें डिमांड में चेंज हो गई। अब पेरेंट्स चाहते कि मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बन जाए, कुछ बड़ा इंसान बन जाए। तो वो तो भाई कहीं ना कहीं से पैसे चाहे चोरी करे, चाहे जैसे करे, चाहे अपना हीरे जवाहरात बेच दे, चाहे किडनी बेच दो, वो आपके लिए ला के देंगे क्योंकि उनको आपकी लाइफ बनानी है। तो वो चीज़ें क्या हो गई, वो गलत हो गई। ठीक है, पहले क्या था कि वो खुशी खुशी देते थे तो आप भी खुश रहते थे, आपके पेरेंट्स भी खुश रहते थे। लेकिन जब आपने डिमांड रख दिया तो अब आप तो खुश हो गए लेकिन आपके पेरेंट्स क्या हो गए, वो उदास हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है आपके विश को पूरी करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पढ़ाई के लिए, आपके स्कूल के फीस के लिए वो पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ डाउरी में भी होता है। पहले डाउरी में क्या होता था, जब शादियां होती थी तो लड़की वाले तब भी जो होता था दहेज देते थे लड़के को, लेकिन वो खुशी खुशी दिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ क्या हो, किस में चेंज हो गया, एक डिमांड में चेंज हो गया। तो लड़की वाले ऐसा नहीं कि अब नहीं दे रहे, वो आज भी दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, एक डिमांड के रूप में दे रहे हैं वो। देखिए, मजबूरी में दे रहे हैं, उनके पास नहीं है तो वो कहीं और से लेके आ रहे हैं, किसी और से पैसे उधार मांग के खरीद के वो सामान आप मतलब उस लड़के को दे रहे हैं, तब जाके वो शादी हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें थी क्या थी, गलत है, इनको ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक सिस्टम आया जिसमें डाउरी सिस्टम को रोकने की बात चलने लगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है एंड चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज तो हम सभी को पता है कि इसमें क्या होता है, पहले इंडिया में क्या होता था कि बच्चों की बचपन में ही शादी हो जाती थी, जब वो 8-10 साल के होते थे तभी उनकी शादियां हो जाती थी, जो कि उनके लिए बहुत ही गलत होता था। ठीक है, क्योंकि वो मेंटली तैयार नहीं रहते थे जिम्मेदारियों को लेने के लिए, वो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी करना। तो वो मेंटली तैयार नहीं होता था, वो खुद मैच्योर नहीं होते थे, तो दूसरों की जिम्मेदारी जब अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे तो दूसरों का क्या ख्याल रख पाएंगे। ठीक है, तो ये चाइल्ड मैरिज भी बहुत ही गलत था। Brave people have fought against such practice and helped to improve society. Such people are called social reformers. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में हर कोई गलत है। कुछ लोग थे जिनको ये बुराइयां दिखती थी, कुछ लोग थे जिनको ये बुराइयां ख़त्म करना उनका धर्म बन गया था, और उन्होंने इस बुराइयों के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई भी की। ठीक है, उसको रोकने की कोशिश भी की। और कई लोग तो कई कुछ चीज़ें कुछ हद तक उन्होंने सोसाइटी में करना बंद करवा दिया है। ठीक है,
और वैसे ही लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैसे लोगों को ही हम लोग सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं। उनमें से ही एक थे हमारे कबीर। He fought against social evil such as the caste system and the importance given to the rituals by Hindu and Muslim priests. ठीक है, तो ये जो कबीर जी थे ये भी क्या थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, और इन्होंने किसके, सोशल इविल्स के अगेंस्ट फाइट किया था। सोशल इविल अगेंस्ट, जैसे कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है, जो ऊंच नीच जाति का जो भेदभाव था उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया था। कहा था कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब एक प्रजाति हैं। ठीक है, हमारे में कोई भी ऊंच या नीच जाति जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो रिचुअल्स थे, जो कुछ रिचुअल फिक्स किए गए थे, जो कुछ रीति रिवाज फिक्स किए गए थे हिंदू और मुस्लिम प्रीस्ट द्वारा, जो कि ह्यूमन काइंड्स के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए वो चीज़ सही नहीं था। मतलब हिंदुइज़्म और मुस्लिम के अकॉर्डिंग अगर उस रिचुअल्स को देखा जाए तो वो तो सही था उनके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर एक मैन काइंड, एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक इंसानियत के नाते देखा जाए, तो कबीर जी को वो चीज़ सही नहीं लगता था। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ के अगेंस्ट भी उन्होंने फाइट किया है, उस चीज़ को मना किया है। ठीक है, he spread his message of love and harmony through bhajans and poems known as dohas. ठीक है, तो उनके जो विचार थे, मैसेज मतलब उनके जो संदेश, जो विचार थे, ठीक है, लव का और हारमोनी का, उन्होंने भजन और पोयम के रूप में लोगों तक फैलाया है। ठीक है, मतलब कहने का, कई लोग होते हैं, जो कई लोग साधु संत होते थे जो जाते थे और वहाँ पे जाते थे, वो प्रीच करते थे, वो क्या करते थे, मतलब वहाँ पर जाके वो भाषण देते थे। ठीक है, लोगों को समझाते थे, बोलते थे। लेकिन कबीर जी जो थे, उन्होंने अपने जो मैसेज था, उनका जो मैसेज था प्यार और हारमोनी को लेके, उन्होंने उसको भजन और पोयम के रूप में उसको स्प्रेड किया, फैलाया है। और उसी भजन और पोयम को हम लोग क्या कहते हैं, दोहास कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कबीर के दोहा, कबीर के दोहे पढ़े होंगे आप लोग, आपके हिंदी के बुक में कबीर के दोहे होंगे। ठीक है, आपने एक दो दोहा तो पढ़ा ही होगा अभी तक। चलिए, अब आते हैं हमारे सेकंड सोशल रिफॉर्मर, वो थे राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल अबाउट 250 ईयर्स अगो। ये बंगाल में आज से 250 साल पहले जन्म लिए थे। ठीक है, ही फॉट अगेंस्ट द इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम एंड सती। ठीक, देखिए इन्होंने भी जो सोशल इविल थे उसके अगेंस्ट फाइट किया था, जिनमें से था चाइल्ड मैरिज। ठीक है, उनको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था, फाइट किया था। और कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने रोकने के लिए फाइट किया था कि कास्ट सिस्टम इंडिया में नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज इंडिया में नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या, जो सती प्रथा था उसको भी रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, फाइट किया। ठीक है, सती प्रथा क्या होता है, बर्निंग ऑफ अ विडो along with the body of her husband। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब एक कपल होते थे, कपल मतलब एक पति और पत्नी जब होते थे, तो जब पति मर जाता था तो लोग क्या करते थे, पति को जब वो जलाते थे तो साथ ही साथ उनकी जो वाइफ होती थी उनको भी वो जिंदा जला देते थे। ठीक है, और इसको सती प्रथा नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ क्या था, गलत था, ये इंसानियत के खिलाफ था। ठीक है, उस वक्त लोग वीडो को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, जो वीडो औरतें हो जाती थी उनको वो अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। तो कुछ लोगों ने, जो बड़े महान अपने आप को बनते थे, जो कि हम महान हैं, हम तो भगवान के दूत हैं, मेरी मेरी बातें मानो तभी ये संसार बचेगा। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, उनका क्या कहना था कि अगर कोई पति पत्नी है और अगर उसका पति मर गया है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसकी पत्नी को भी उसी वक्त ही जिंदा जला देंगे, क्योंकि वीडो का कोई उस वक्त वीडो का समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं होता था, सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं रहता था। ठीक है, वो लोग उनको बहुत गलत नज़र से देखते थे, जो कि इंसानियत के लिए खिलाफ, जो कि इंसानियत के खिलाफ था, मतलब इंसानियत के नाते देखा जाए तो सही नहीं था। क्योंकि
जिंदगी देने वाला जिंदगी देने वाला हमारा भगवान है, तो जिंदगी लेने वाला भी भगवान है। हम मनुष्य कोई नहीं है जो किसी की जिंदगी को ले सके, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि ये जो सती प्रथा है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। अगर कोई इंसान का हस्बैंड मर जाता है तो उसके वाइफ को इस तरह जिंदा जला देना सही बात नहीं है। अगर वो जीना चाहती है तो आप उसे जीने दें, सोसाइटी में आप उसको रेस्पेक्ट दें, उनको इज्जत दें, ठीक है। तो इस चीज़ को राजा राम मोहन रॉय ने रोकने की कोशिश की, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारा राम बेबी रामदेव। सी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की सोशल रिफॉर्मर थी। शी वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमन इन इंडिया, ठीक है। ये जो वुमेन की जो कंडीशन थे उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत की है। अब नेक्स्ट आते हैं किंग्स। कुछ किंग्स भी हैं जो हमारे सोशल रिफॉर्मर की तरह, मतलब सोशल रिफॉर्मर के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। उनमें से ही हमारे पहले हैं एम्परर अशोका। अशोका वांटेड टू बी अ ग्रेट कॉन्करर। अशोका चाहते थे कि वो दुनिया के सबसे महान कॉन्करर बने, ठीक है। मतलब पूरी दुनिया पे उनकी विजय हो, पूरा दुनिया वो जीते, ठीक है। ही फॉट एंड वॉन मेनी बैटल्स। और उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और बहुत सारे युद्ध करके उन्होंने बहुत सारे युद्ध को जीता भी है। बट आफ्टर विनिंग द फेमस बैटल ऑफ कलिंगा, ही वॉज वेरी सैड टू सी thousands of dead and injured soldiers, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध था उनका कलिंगा वाला, ठीक है। कलिंगा एक जगह है जहाँ पे उन्होंने जाके युद्ध किया और वो युद्ध को वो जीत भी कहते हैं। लेकिन ही वॉज वेरी सैड, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर हजारों मात्रा में डेड पीपल को देखा, इंजर्ड सोल्जर्स को देखा, तो उनका मतलब एक अलग सी उनके अंदर फीलिंग आई और उनको एक गिल्टी सा महसूस हुआ। ही गेव अप वॉर एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। और उसी क्षण उन्होंने युद्ध को त्याग दिया, उन्होंने राजपाट को ही त्याग दिया। उनको ये चीज़ें देखकर हजारों लोग वहाँ पे मरे थे, कुछ सोल्जर्स मरे थे, कुछ सोल्जर्स इंजर्ड थे, कुछ लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये चीज़ देख के अशोका के अंदर एक अजीब सी ख्यालात, एक अजीब सी फीलिंग डेवलप्ड हुई, जो कि अशोका को वहीं पर ही स्टॉप कर दिया। और अशोका ने क्या किया, अपना जो राजपाट था, जो युद्ध था, वो सबको वो वहीं पर ही त्याग दिया और वो क्या हो गए, फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। और वो गौतम बुद्धा के उस दिन से फॉलोअर हो गए। ही हेल्प टू स्प्रेड गौतम बुद्धास मैसेज। और वो गौतम बुद्धा का जो भी मैसेज था इंसानियत के लिए, क्या मैसेज था गौतम बुद्धा का, गौतम का बुद्धा का मैसेज ये था, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड काइंडनेस टू ऑल लिविंग बीइंग्स। ये जो उनकी मैसेज था, ठीक है, जो उनका थॉट था, अशोका ने उस थॉट को वो क्या करने लगे, फॉलो करने लगे और उसको स्प्रेड करने लगे, स्प्रेड नॉन वायलेंस। और जो वायलेंस था उसको बंद करने के लिए उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि आप लोग युद्ध मत करें, ठीक है। ही बिल्ट फ्री हॉस्पिटल, रोड्स, धर्मशालास, वेल एंड टैंक फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। उन्होंने बहुत सारे फ्री हॉस्पिटल्स बनवाए, रोड, धर्मशाला, वेल एंड टैंक इंसानियत के लिए उन्होंने बनवाया, ठीक है। ही वॉज अ किंग एंड वाइस ही वॉज अ काइंड एंड वाइस किंग एंड केम टू बी नोन एज अशोका दी ग्रेट। वो बहुत ही काइंड और समझदार किंग थे और उन्हें अशोका दी ग्रेट के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट किंग, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय रूल इन साउथ इंडिया अबाउट 500 ईयर्स अगो। आज से 500 साल पहले कृष्णदेव राय साउथ इंडिया में क्या करते थे, राज करते थे, रूल करते थे। ही वर्क फॉर द गुड ऑफ द पीपल। और वो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनके लिए वो अच्छा काम करते थे। द पीपल वर फ्री टू फॉलो वट एवर रिलीजन दे वॉन्टेड। और उस वक्त ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जो प्रजा थी, जो अपने लोग थे, उनके प्रजा में रहने वाले, उनको फ्री कर रखा था कि आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप फॉलो करिए।
क्योंकि पहले क्या होता था कि जिस धर्म का राजा होता था उसी धर्म को ही वहाँ पे फॉलो किया जाता था, ठीक है। और जब कोई जो आम लोग थे वो फॉलो नहीं करते तो उन्हें मारा जाता था और धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, ठीक है। लेकिन जब कृष्णदेव आए थे, कृष्णदेव जब साउथ इंडिया में जब रूल कर रहे थे तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने वहाँ के लोगों को क्या कर रखा था, फ्री कर रखा था कि यू आर फ्री टू फॉलो वट एवर रिलीजन दे वांटेड। तुम जो धर्म चाहते हो वो धर्म तुम फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, क्रिश्चियन बनो, सिख बनो, जैन, बुद्धिज्म, जो फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ही इनकरेज आर्टिस्ट, पोएट्स एंड राइटर्स। उन्होंने आर्टिस्ट, पोएट्स और राइटर्स को इनकरेज किया, ठीक है। मतलब उन्हें और अपॉर्चुनिटी दी और चांस दिया कि आप लोग और अच्छा लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं एम्परर अकबर। अकबर रूल इन इंडिया अबाउट 400 ईयर्स अगो। आज से 400 साल पहले अकबर भी इंडिया पर रूल कर चुके हैं। ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, और ये भी सारे धर्मों को रेस्पेक्ट करते थे। ही इनकरेज आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। इन्होंने किसको इनकरेज किया था? आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर को। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किसको इनकरेज किया था? कृष्णदेव राय ने। इन्होंने इनकरेज किया था आर्टिस्ट, पोएट्स एंड राइटर्स को। और अकबर ने इनकरेज किया था किसको? आर्ट, म्यूज़िक एंड लिटरेचर को, ठीक है। ही गेव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। ही रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट रूलर, और इनको आज महान राजा के रूप में लोग जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? साइंटिस्ट। अच्छा यहाँ पे एक ये डिड यू नो भी देख लीजिए। द नोबेल प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन बाय नोबेल फाउंडेशन ऑफ स्वीडन। जो नोबेल प्राइज़ है वो एक इंटरनेशनल अवार्ड है और ये नोबेल फाउंडेशन ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन का एक नोबेल फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये लोगों को दिया जाता है और ये क्या है? एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है। Given, no, sorry, two people who have done excellent work in science, medicine, literature and for peace and for peace, ठीक है। अच्छा ये जो नोबेल प्राइज़ है क्या वो सबको दिया जाता है? नहीं, ये सिर्फ साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में और पीस के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स भी जोड़ दिए हैं, ओलंपिक में जोड़ दिए हैं, नहीं ऐसा नहीं। ये सिर्फ जो साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस से रिलेटेड जो महान काम करते हैं, जो दुनिया के लिए, पूरे पूरे अर्थ के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो अच्छा काम करते हैं, उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। उनमें से कुछ थे। सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1930। सीवी रमन थे, उनको फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1930 में। एस चंद्रशेखर फॉर फिज़िक्स इन 1983। एस चंद्रशेखर को फिज़िक्स के लिए मिला था 1983 में। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1930। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला था 1930 में। कैलाश सत्यार्थी वॉन द नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ 2014। 2014 में जो नोबेल पीस प्राइज़ जो था वो कैलाश सत्यार्थी को मिला, विच ही शेयर्ड विथ मलाला यूसुफज़ई ऑफ पाकिस्तान। जो कि मलाला जो पाकिस्तान की थी उनके साथ इन्होंने शेयर किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है साइंटिस्ट। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वर वेल डेवलप्ड साइंस इन एशियंट इंडिया, ठीक है। जो मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो स्पेस के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, मेडिसिन, ये सब एशियंट इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है? डेवलप्ड हुए हैं। द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर विच एवरीवन यूज टूडे वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। ये जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम ये जो पॉइंट वाला पढ़ता है ना, जैसे 1.2, 2.3, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये भी इंडिया में ही क्या हुआ है? डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। द आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन which is still popular was developed in India thousands of years ago।
ठीक है। ये जो आयुर्वेदा सिस्टम है, आयुर्वेदा मतलब ये जो पेड़ पत्तियों से, जो जड़ी बूटियों से जो हम लोग इलाज करते हैं, ये चीज़ भी इंडिया में ही डेवलप्ड हुआ है। और ये आज से हज़ारों साल पहले की बात है कि तब से हज़ारों साल पहले से ये इंडिया में चला आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सर्जरी वॉज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन एंशिएंट इंडिया। द स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम वॉज ऑल्सो वेल डेवलप्ड। ठीक है। ये जो सर्जरी है ये भी एशियंट इंडिया के टाइम का है, और जो स्टडी ऑफ स्टार्स है ये भी इंडिया में बहुत पहले से ही चलता चला आ रहा है। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया। आर्यभट्ट जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन के साथ साथ क्या एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब वही जो स्पेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है। एशियंट इंडिया के टाइम के। Varahamir was a well-known astronomer. Chakra was a famous physician and Sushruta a surgeon. Some of well-known scientists India has produced in the modern world. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एशियन टाइम में थे, मॉडर्न वर्ल्ड में भी, मतलब मॉडर्न टाइम में भी हमारे इंडिया ने काफ़ी महान साइंटिस्ट को जन्म दिया है, जैसे कि एस रामानुजन, जेसी बोस, सीवी रमन, होमी बाबा, विक्रम साराभाई, चंद्रशेखर एंड एपीजे अब्दुल कलाम, हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है आज, पीपल हु मेड अ डिफरेंस का। एंड आई एम श्योर आप सबको समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई पॉइंट रह गया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, तो आज मैंने कुछ स्लाइड्स एक्स्ट्रा जोड़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर के से रिलेटेड है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और इनका आंसर करें। ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको रीड कर देते हैं, और अब आज हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाएं, ऐसा साइंस का या फिर सोशल स्टडीज़ का, तो हम क्या करें, जहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तक कुछ वन वर्ड आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने आज के वीडियो के लिए बनाया है। ठीक है। ये चीज़ आज से हम लोग एक नया चीज़ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे करना। ठीक। तो चलिए, आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप लोग इनको आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। आपको बताना है सिख रिलीजन के फाउंडर कौन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द होली बुक ऑफ सिख्स इज, सिख के होली बुक को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, अ सोशल रिफॉर्मर हु स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ लव एंड हार्मोनी थ्रू भजन्स एंड पोएम। आपको उस सोशल रिफॉर्मर का नाम बताना है जिन्होंने अपने जो मैसेज है, जो संदेश है, उसको भजन और पोएम के रूप में स्प्रेड किया। ठीक है। He is a social reformer who fought against the evil child marriage, caste system and सती। ठीक। इसमें आपको बताना है ऐसे कौन से सोशल रिफॉर्मर हैं जो कि चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम और सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विमेन इन इंडिया। ऐसे कौन सी सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने जो विमेन ऑफ इंडिया हैं, जो इंडियन विमेन है, उनके जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया था, काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ किंग हु गेव अप वॉर एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ गौतम बुद्धा। ऐसे कौन से किंग हैं जिन्होंने वॉर को, मतलब युद्ध को त्याग दिया और वो गौतम बुद्धा के फॉलोअर बन गए थे। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ किंग हु बिल्ट फ्री हॉस्पिटल्स, रोड्स, धर्मशाला, वेल एंड टैंक। आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने फ्री हॉस्पिटल्स बनवाया था, रोड, धर्मशाला, वेल और टैंक्स बनवाया था। ठीक है। फ्री हॉस्पिटल, राजा का नाम बताना है। ठीक। यहाँ पे उस राजा का नाम बताना है जिसने वॉर को त्याग दिया, लड़ाई छोड़ दी और गौतम बुद्धा के क्या हो गए थे, वो फॉलोवर हो गए थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ किंग हु फ्री द पीपल टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे वांटेड।
मतलब आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को फ्री कर दिया था कि जाओ, तुम्हें जो रिलीजन फॉलो करना है तुम वो रिलीजन फॉलो कर सकते हो, वट एवर रिलीजन दे वॉन्टेड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ किंग हु इनकरेज आर्टिस्ट, पोएट एंड राइटर। आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने आर्टिस्ट, पोएट और राइटर्स को क्या किया, इनकरेज किया है। फिर अ किंग हु इनकरेज आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को इनकरेज किया है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच फाउंडेशन। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा फाउंडेशन है जो नोबेल प्राइज देता है। ठीक, नोबेल प्राइज इज गिवन इन द फील्ड्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल प्राइज किस किस फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक है, आपको ये भी जानना जरूरी है कि नोबेल प्राइज सारी फील्ड में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट में, फुटबॉल में, इन सब में मिलता है, नहीं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है नोबेल प्राइज इज गिवन इन द फील्ड्स ऑफ। आपको उस फील्ड के यहाँ पे नाम बताने हैं। नेक्स्ट, सीवी रमन। आपको बताना है सीवी रमन को किस चीज़ के लिए और किस फील्ड में और कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एस चंद्रशेखर को किस फील्ड में और किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में और किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था। कैलाश सत्यार्थी को किस फील्ड में और किस ईयर में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आपको इनके फील्ड बताना है और इनका ईयर बताना है। ठीक है, चलिए अब आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये दो लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज व्हाट नहीं वाज डैश वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आपको उनका नाम बताना है जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन है और एक एस्ट्रोनॉमर है। फिर आता है डैश वाज अ फेमस फिजिशियन एंड डैश वाज अ सर्जन ऑफ एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया के एक फेमस फिजिशियन है और एक सर्जन है। आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा वन वर्ड क्वेश्चन आंसर एंड आई एम श्योर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप आज का लेक्चर जो हमारा है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इन वीडियो में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए keep smiling, keep studying. See you guys soon.